तो केमिस्ट्री के बर्मा प्रेस के चैप्टर 1 से जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। बर्मा प्रेस में लगभग 89 क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली दिस टॉपिक्स को टच करता है। इसमें जैसे एसआई यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोल कंसेप्ट, मोल कम परसेंटेज कंपोजिशन, मोलरिटी मोलिडिटी और सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ एक-एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ प्रीफिक्स के सवाल से दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि चार्ट में दिया गया सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे यदि एक बार आप सारे पूर्ण जो प्रीफिक्सेस हैं सबको देख लेंगे। तो इसमें जैसे नेम होता है वैसा ही प्रीफिक्स होता है, लेकिन 10 रेज़ का जो पावर जो गुणक होता है वो जैसे सिंबल है प्रीफिक्स फॉर योक्टो, तो योक्टो नाम से ही वाई सुन रहा है तो ये क्या हो जाएगा योक्टो। सिंबल ऑफ द प्रीफिक्स जेक्टो, तो जेड से शुरू हो रही है जेक्टो होगी। सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एटो, ए से शुरू हो रही है तो एटो हो गई। तो सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो यूजुअली इन द, तो माइक्रो क्या होता है म्यू होता है। तो इसमें मोस्ट जो यूजुअली होता है वो माइक्रो होता है, तो माइक्रो 10⁻⁶ याद रखना है और नैनो होता है 10⁻⁹। बाकी एग्जाम व्यू से ये ऊपर के भी पूछे जा सकते हैं, एक बार सारे को देख लेना है। आगे कुछ लॉ जैसे क्वेश्चन हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास से डेफिनेट प्रोपोर्शन और एवोगाड्रो लॉ से क्वेश्चन से डाले गए हैं, तो इसका डेफिनेशन क्वेश्चन में ही है, तो वहीं से देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो इसमें क्या बताता है कि जो मास है वो ना तो बनाए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते, वो कांस्टेंट होते हैं इन फिजिकल चेंज, तो भौतिक परिवर्तन में। सपोज कर लो कि ये बर्फ है, सपोज कीजिए कि 1 kg आइस होगा, बर्फ होगा, इससे अगर वाटर बनता है तो वाटर का भी मास 1 kg ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि मास क्या है कि इसका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन जो वॉल्यूम है मास है वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप चांद में भी ले जाएं तो चांद में उसका वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, मास जो है सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये स्टेटमेंट है आपका लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कर लो कि ये वाटर है, तो वाटर हमेशा किससे बना हुआ है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो हमेशा 2 और 1 का रेशियो में ही मिलकर वाटर बनेगा। सपोज कर लो कि हम 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन डाल दें तो ये एक नया यौगिक बन जाएगा, न कि वाटर बनेगा। तो वाटर बनने के लिए हमेशा इस दोनों का एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि 2:1 ही होना चाहिए तभी वाटर बनेगा। तो ये क्या है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which law states that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। तो ये हमारा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई भी पैक्ड कोई भी बॉक्सेस है और जिसमें मान लो कि सेम वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डाल रहे हैं, जैसे कि एक में O2 डाल दें एक में हाइड्रोजन डाल दें, दोनों का है सो वॉल्यूम सेम है, ये भी 1 लीटर का है ये भी 1 लीटर का है। तब क्या होगा कि ये दोनों में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स O2 हैं कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या होगा सेम होगा, ये बताता है एवोगैड्रो लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू, तो AMU क्या है, एक AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको कभी कभी यू की इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। तो यू माने यू मीन्स होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एक्चुअली ये है तो मॉलिक्यूलर वेट का जो होता है ऐसा यूनिट होता है। तो हमेशा तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 होता है। एक्चुअली ये ग्राम में अगर केजी में भी कहीं कहीं हो सकता है, तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg ये हो सकता है, ये भी कहीं कहीं ऑप्शन हो सकता है केजी में रहे तो, क्योंकि ये ग्राम में है इसलिए -24 होगा। ये लगभग इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 AMU इज इक्वल टू, देख लिए हैं तो ये 1.66 इंटू 10⁻24 होगा। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जो एक मोल को प्रदर्शित करता है। तो एक मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, तो ये एक मोल होता है। और फिर इसी अगर ये नंबर इतना पार्टिकल्स को दर्शा रहा है तो किसको दर्शाता है, ये मोल को दर्शाता है। तो 1 मोल इक्वल टू दिस नंबर, तो ये नंबर दिया हुआ ये क्या है, ये एक मोल का नंबर है ना। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सारे एटम का जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास होता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकलता है। सपोज कर लीजिए कि एक कंपाउंड यानी यौगिक लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 तो इसमें सारे तत्वों का एटॉमिक मास अलग अलग करके हम लोग जोड़ते हैं। तो देखते हैं क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 16 का यहाँ पे 3 है, तो 16 3 48 14 और 1 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा 63 यूनिट। तो हम इसको क्या बोलेंगे 63 इज द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड है ना। तो इस तरह से हम जितने भी सवाल हैं उसके हम मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज, चलिए CO2 का मॉलिक्यूलर मास अब निकालना है तो कैसे निकलेगा CO2, तो इसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 2 × 16, तो कितना हो गया 16 दूना 32 और 12 कितना हो गया 44। सिमिलरली अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का देखते हैं, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुने 4 तो 4 हो गया, तो कितना हो गया 12 4 16, तो इसको बोलेंगे 16 यूनिट, ये हो गया 16 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कितना होगा हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2 तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो कितना हो गया 16 2 18 यूनिट, तो हम लिख देंगे 18 यूनिट।
सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ SO2, चलिए SO2 का निकालो। तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 16, तो 16 का लगभग 32 डबल 20 तक का आप कह सकते हो कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, डबल होता है। एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है लगभग इन जनरली। तो सल्फर का 16 होता है, तो इसको हम 32 ले लेते हैं, 32 होगा। और ऑक्सीजन का 16 तो ना 32 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, तो 32 32 कितना हो गया 64 यूनिट। अब उसी तरह से मोलिकुलर मास ऑफ ये 64 यूनिट से हो जाएगा। तो मोलिकुलर ऑफ HNO3, तो HNO3 का तो हम लोग वहाँ भी निकाले थे, कितना आया था 63 यूनिट आया था, है ना। तो ये 63 यूनिट है गया। फिर मोलिकुलर मास ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 16, ये है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज का निकालना है। इसमें क्या है, चलिए सारे तत्व को लिख लेते हैं। इसमें क्या कौन कौन से तत्व है, C6 है, H12 है और O6 है। तो कार्बन कितने हैं 6, एक का 12 का होता है, तो 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन 6 गुने 16, कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96। अगर सारे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो तो 6 2 8 2 10 के शून्य, हाथ में 1 9 10 17 18, तो क्या हो गया 180 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 180 यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलिकुलर मास ऑफ हेवी वाटर। तो हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। तो इसमें ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम, तो इसका है सो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है जिससे उसका परमाणु द्रव्यमान एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ड्यूटेरियम का 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 20 यूनिट। तो ये हो गया 20 यूनिट। बहुत सारे क्वेश्चन है, सो हमारे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला को देखते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला दैट गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम इन ए कंपाउंड। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है H2O2, क्या है कंपाउंड H2O2। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। तो इसमें है सो हम ये दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि दोनों 1:2 क्या है, तो 1:1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक एक ले सकते हैं। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन 1 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ये क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ये H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया HO हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं ग्लूकोज को लेते हैं, तो इसमें क्या है C6H12O6। तो इसमें क्या क्या है 6 है 12 है और 6 है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 का 6 दूनी और 6 का, तो 1:1 रेशियो में, मतलब कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH2 और O। इसका अगर हम ये 6 यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्लूकोज है लेकिन इसका ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH2O होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सपोज करिए इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं CH का होल रेशियो कितना जाएगा यहाँ पे 6, तो CH हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज तो हम लोग देख लिए थे क्या था C6H12O6। तो इसका रेशियो बनाने की कोशिश करें तो CH2O का क्या होगा 6 जाएगा। तो CH2O, तो CH2O कहाँ पे है, ये भी है, तो CH2O हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन क्या होता है, इथेन होता है CnH2n+2, इथेन हो गया। तो सपोज करिए कि हमको इथेन करना है, तो C2 हो गया, तो C2H6 हो गया। तो इसमें हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C 2 से कट जाएगा CH और H क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और होल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो CH3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इथेन का CH3 हो जाएगा। इसी तरह से इथाइन का निकालना है। तो इथाइन का क्या होता है C2H2, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो CH होल 2 आ गया। तो CH कहाँ पे है CH C पे, तो इथाइन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। इथाइन तक का हो गया है। अब चलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया HO हो जाएगा। तो ये HO क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया HO हो गया। उसी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ये क्या है एक्चुअली COH ओइक एसिड लगा हुआ है, इथेनोइक एसिड लग रहा है, तो इथेनोइक एसिड है। तो हम इसमें बहुत सारी जो तत्व हैं वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन तो हम इसको सारे को काउंट कर लेते हैं। चलिए पहले ठीक से लिख लेते हैं इसको, क्या क्या तत्व है देखते हैं। कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 और 2, इसमें 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो 2 ऑक्सीजन। अब आराम से हम लोग देख सकते हैं कि 2 2 2, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा C1H2 और O का होल पावर कितना हो जाएगा 2, तो C2H4O हो जाएगा। तो CH2O, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तत्व का मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो मोलर मास क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या मॉलिक्यूलर मास निकाले थे। तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है जिसको हम लोग यूनिट में AMU में लिखते हैं। अब मोलर मास होगा जो हमको एक मोल सब्सटेंस का ग्राम बताएगा कि एक मोल में कितने ग्राम होते हैं। सपोज कीजिए कि CO2 है, तो CO2 एग्जाम्पल देते हैं कि CO2 है। तो मोलर मास का मतलब समझते हैं। जैसे हम CO2 लिए तो CO2 में क्या हो गया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूना 32 हो गया, यानी कि कितना हो गया 44। यानी कि एक मोल CO2 में 44 ग्राम
44 ग्राम CO2 होता है। अगर 44 ग्राम अगर मैं आपको दे रहा हूँ लोग CO2, इसका मतलब है कि वो 1 मोल है। उसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका हम लोग मोलर मास निकालेंगे। चलिए, द मोलर मास ऑफ वाटर H2O, H2O का मोलर मास कितना होगा? चलिए निकालते हैं फटाफट। H2O तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 दूना 18 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि 18 ग्राम 1 मोल वाटर बराबर 18 ग्राम होता है। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ होता है। अब सिमिलरली अब NH3 का निकालना है। तो NH3 का मोलर मास कितना निकलेगा? नाइट्रोजन 1 है और नाइट्रोजन का होता है कितना? 14 होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1 होता है गुने 3, तो 14 और 3 कितना हो गया? 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। सिमिलरली CH4 का भी निकाल लेते हैं। तो CH4 का कितना हो जाएगा? कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 4, तो कितना हो गया? 16 यूनिट। तो ये क्या हो गया? 16 यूनिट। और NH3 का कितना आया? 17 ग्राम प्रति मोल, और वाटर का कितना आया? 18 ग्राम प्रति मोल, है ना? यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली मोलर मास ऑफ C2H2 निकालना है। तो C2H2 तो सिमिलर सेम फॉर्मूला करना। कार्बन का होता है 12, तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 2 1 गुने 2 यूनिट, तो 12 गुना 24 और 2 26, तो 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल। तो क्या हो जाएगा? 26 ग्राम पर मोल। द मोलर मास ऑफ NaCl, अब है सो NaCl का मोलर मास निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। सोडियम 11 होता है लेकिन डबल से थोड़ा सा एक ज़्यादा होता है, 11 दूना 22 होता है, लेकिन इसमें 23 होता है। तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5, तो कितना हो जाएगा? 58.5 इक्वल कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम प्रति मोल। तो NaCl का कितना आया? 58.5 ग्राम प्रति मोल। सिमिलरली हम SO2 को निकालते हैं। मोलर मास ऑफ SO2, अगर SO2 का निकालते हैं, सल्फर का कितना था? एटॉमिक मास 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है। सल्फर का 16 दूना 32, और ऑक्सीजन का भी होता है 16 दूना 32, तो कितना हो गया? 64 यूनिट। 64 यूनिट बोल सकते हैं, 64 यूनिट या ग्राम प्रति मोल। एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट नाम अलग अलग है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम ही होता है, यूनिट का डिफरेंस है नहीं। मोल कंसेप्ट से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मोल का मतलब क्या है। तो एक मोल बराबर हम लोग ने सब लोगों ने एक संख्या रट रखा है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23, यही नंबर एक मोल है। तो ये कुछ नहीं है, जिस तरह से एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, जैसे एक दर्जन अंडा बराबर 12 अंडा, एक मन धान बराबर 40 kg धान, तो उसी तरह एक नंबर है, उसी तरह ये भी एक नंबर है। एक मोल बराबर इतना संख्या, जैसे मतलब एक मोल अंडा इक्वल टू जितना 6.02 इंटू 10⁻23 अंडा, इसी तरह। तो ये एक नंबर है बस, जो है सो सब्सटेंस का मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रा बताता है, उसका यूनिट है 1 मोल। तो फटाफट से एक मोल करना। सिमिलर सब में क्या है? नंबर ही पूछा हुआ है ना, सब में आंसर भी ही दिया हुआ है। तो एक मोल पोटेशियम हो तब भी यही इतने एटम होगा। एक मोल हाइड्रोजन में भी सेम 6022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। 1 मोल वाटर में भी इतने ही एटम होगा, है ना। तो ये नंबर को याद कर लेना कि एक मोल कोई भी चीज़ हो, नंबर सेम होगा। क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो एक मोल रट लेना, चाहे एक मोल कोई भी चीज़ आ जाए, एक मोल होगा तो मोल का मतलब ही है कि ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ये इतना ही होगा। एक मोल बराबर 30, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमको है सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है 1.8 ग्राम वाटर में कितना होगा। चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा? मोल्स पता करना होगा कि ये जो 1.8 ग्राम है कितना मोल है। हम वाटर का मोलर मास निकालते हैं। चलिए, पहले भी हम लोग निकाल चुके थे। मोलर मास कितना आया था? हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आया? 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। जबकि मेरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1.8 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि हमको एक मोल 18 ग्राम बराबर 1 मोल दिया हुआ है। 18 ग्राम बराबर 1 मोल दिया हुआ है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/18, तो 1.8 में कितना हो जाएगा? 1.8, तो क्या हो जाएगा? इसको दशमलव हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? नीचे 10, ये 18 खत्म, यानी कि 1/10, 1/10 मोल, 1/10 मोल। हमारा जो इसका मतलब हुआ कि जो 1.8 ग्राम है वो कितना है? 1/10वां भाग है। एक मोल का 1/10वां भाग है। हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 0.1 मोल में कितना होगा? 0.1 मोल में कितना होगा? 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻, एक जीरो हट जाएगा, तो ये ऊपर में 22 हो जाएगा। तो कितना आया? 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर डी। क्योंकि मोल हम लोग निकाल लिए, तो मोल कितना आया? 1/10 आया। तो एक 10 से हम लोग भाग दे दिए, तो 23 था तो 22 बच गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। एक ये है सो डिफिनेशन से पूछ रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ये होता है मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो ये N2 होता है डाई नाइट्रोजन। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर को 1.4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो इसमें कितना है? जैसे
022 इंटू 10⁻23 है। इसको 1.4 से आप गुना करके देख लें तो वो आ जाएगा 8.30 आता है, 8.430 इंटू 10⁻23 करके देख लेना। एक और डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। तो इन जनरली यहाँ पे तीन चीज़ है, एक है आपका तीन चीज़ का डिफिनेशन है, एक मोल फ्रैक्शन है, दूसरा है मोलरिटी और तीसरा है मोलालिटी है ना। तो देखिए सब में क्या होता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो 1.8 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता करनी है। तो हम क्या लिखना है? वाटर। तो वाटर का सबसे पहले क्या निकाल लेना है? मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 एटम का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, यानी कि 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पर मोल, एक मोल में कितना हो रहा है? 18 ग्राम। हमको दिया गया है 1.8 यानी कि 1/10 पार्ट, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1.8 ग्राम हमको है सो 1/10 मोल दिया गया है ना, 1/10 मोल दिया है। यदि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, एक मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 1/10 मोल बराबर कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जो जीरो है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। ये डिफिनेशन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन क्या हो गया? N2। इसे क्या बोल रहा है? 1.4 ग्राम। 1.4 ग्राम डाइनाइट्रोजन कितना गैस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा कि 1.4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, 6.0022 इंटू 10⁻23। तो कितना हो जाएगा? 1.4 से तो 6 का 6 और डिवाइड चल जाएगा, लगभग 8.4 इंटू 43 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से एक डिफिनेशन से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज। तो इन जनरली इस चैप्टर में आपको 3 डिफिनेशन दिया हुआ है, जो एक्चुअली जो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसका क्या कंसंट्रेशन बताता है कि कितना सोल्यूट है इस सॉल्यूशन में। तो इसको हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक है आपका मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एक बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दूसरा है मोलरिटी और तीसरा है मोलालिटी। ये 3 को पढ़ना है। तो जब फॉर्मूला देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन हो, मोलरिटी हो चाहे मोलालिटी हो, ऊपर में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है। सोल्यूट समझ ही रहे होंगे। सपोज कर लीजिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, सपोज कीजिए कि वाटर और शुगर कर रहे हैं, तो शुगर जो विलेयता होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। जैसे अगर आप शरबत बना रहे हैं, उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया? विलियन हो गया, है ना, सॉल्वेंट हो गया। तो ये चीज़ याद हो, ये समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि कितना मोल्स शुगर आप ऐड कर रहे हैं पानी में। अब पानी को हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन कर दें तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, सोल्यूट का भी मोल्स आ जाएगा, और वाटर जो सॉल्वेंट है उसका भी आ जाएगा, यानी कि सारे बिलियन का मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोलरिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या नहीं देखेंगे कि वन वॉल्यूम देखते हैं कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर में कितने सोल्यूट है, 1 लीटर में कितने सोल्यूट है। और जब हम मोलरिटी देखते हैं तो उसमें केजी देखते हैं कि 1 केजी में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे चलिए अभी क्वेश्चन को किया जा सकता है, करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है तो मोलरिटी होगा। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए जा रहे हैं। किसका बोल रहा है? मीथेन का। मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4 होता है। तो हम इसका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। कार्बन पे कितना होता है? 12। हाइड्रोजन पे कितना है? होता है 1 और 4 है तो 4 हो गया। तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? तो 12 + 4 16। जब हम कार्बन परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो लिखेंगे, और पूरे मॉलिक्यूल्स यानी CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 16 नीचे लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे। तो इससे हम क्या निकल रहा है? कार्बन का परसेंटेज निकलेगा। तो 4 × 12 4 × 16 4 × 4 25 × 16, यानी कि कार्बन परसेंटेज कितना हो जाएगा? कार्बन परसेंटेज तो कार्बन परसेंटेज कितना आ जाएगा? 75%। 75% है तो कार्बन 75%, तो हाइड्रोजन 25% ऑटोमेटिक हो गया। तो ये हो गया 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन परसेंटेज दिया हुआ है 86% एंड 6.33 हाइड्रोजन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो कार्बन कितना दिया हुआ है? 86%। तो इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। तो कार्बन देखते हैं, कार्बन 16 हो गया, हाइड्रोजन 14 हो गया, और ऑक्सीजन ओ है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या ये सही है कि गलत है? चलो हम लोग करके देखते हैं। तो कार्बन को होता है 12, 12 × 16 अगर करेंगे, 16 × 12 करें तो कार्बन का 12 होता है, गुना 16 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 14 हो गया, प्लस ये 16 हो गया। तो 16 और 14 हो गया 40, और ये जो आएगा 160, 14 12 2 हाथ में 1, 16 32 और 16 कम 16 2 14 9 और 1 192, और ये 40।
तो 2 9 4 13 3 हाथ में 232, तो टोटल कितना आया 232 इक्वल टू कितना लिखना 232 ग्राम पर मोल, है ना, 232 ग्राम पर मोल दे दिए। अब देखते हैं कि हम कार्बन परसेंटेज चेक करते हैं कि 86.47 आएगा कि नहीं आएगा। तो कार्बन का कितना है 12 × 16 कितना आया था जी 192 आया था ना, 192 आया था डिवाइडेड बाई टोटल 232 इंटू 100 करेंगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेशन करना, तो ये आप करके देखेंगे तो वही आएगा 86.47 ही आएगा। करके देख लेना, करके देख लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, ऑक्सीजन 53% एंड हाइड्रोजन 6.5%। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। चलिए ये थोड़ा सा किया जा सकता है। इसमें कार्बन कितना 40% दिया हुआ है। हीट एंड ट्रायल से करते हैं कि मान लीजिए CH2O है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो टोटल जोड़ के कितना हो जा रहा है तो 16 और 14 30 हो रहा है ना, 30 हो रहा है। तो कार्बन परसेंटेज कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 बाई टोटल मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फॉर्मूला 30 होगा गुना 100, ये 0 0 खत्म हो गया, 3 चौके 12, तो ये आ गया ना 40%। तो 40% ये मतलब ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है कि ये है 40% दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम वाटर, द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट इज। तो सोल्यूट कितना हम डाल रहे हैं 2 ग्राम, तो हम कितना सोल्यूट डाल रहे हैं 2 ग्राम, नीचे क्या हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर है और 2 ग्राम सोल्यूट हो गया। हमेशा जब नीचे होता है वो बिलियन का बात करते हैं, तो बिलियन में अब क्या क्या है, जो हमारा सोल्यूट है 2 ग्राम वाला और 18 ग्राम वाला वाटर दोनों क्या हो गया मिक्स हो गया, तो हम नीचे हमेशा टोटल कर लेते हैं। तो 2/20 इंटू 100 कर दो, तो 20 से कम 20 20 25 होते कितना हो गया 10%। तो हम बोल सकते हैं कि जो हम सोल्यूट डालें वो सोल्यूशन में 10% डालें, है ना, तो ये हो जाएगा C 10%, हो गया 10%। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या सबसे पहले है मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर में कितने हैं, है ना। तो चलिए फटाफट सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या है NaOH लिए, NaOH, इसका मोलर मास निकालते हैं। तो सोडियम का कितना हो गया 23, एटॉमिक मास कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1, तो जोड़ने से कितना हो जाएगा 17 और 23 40, लगभग 40 आ गया। हमको कितना दिया हुआ है के ग्राम 4 ग्राम, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 40 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, 40 ग्राम में 1 मोल हो रहा है। और हमको दिया कितना है 4 मोल, मतलब 1/10, यानी हमको दिया हुआ है लगभग 0.1 मोल, 0.1 मोल दिया हुआ है हमको। 4 ग्राम में कितना हो जाएगा 0.1 मोल। अब हम लोग पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो NaOH हमको कितना दिया हुआ है 0.1 मोल, 0.1 मोल दिया हुआ है। और वॉल्यूम कितना हुआ है 250 ml, वॉल्यूम कितना हुआ है 250 ml। इसको हम कितना लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 0.2 इंटू 25, है ना, इतना लीटर। तो अब फॉर्मूला में लगाते हैं तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.25, ये 10 10 ले लो, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 10/25 हो गया, तो 25 का 25 चौका 100, तो 0.4, तो ये ऑप्शन C सही हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ व्हाट विल बी द मोलरिटी। अगेन क्या रहा है मोलरिटी निकालने के लिए पूछा है। सोल्यूशन विच 0.365 ग्राम ऑफ HCl गैस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो फटाक के हम निकालेंगे मोल के सोल्यूट क्या है, तो हमारे में सोल्यूट HCl है, HCl है। तो HCl का मोलर मास कितना आ गया, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 कितना हो गया 36.5 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, है ना। हमको दिया कितना है दिया हुआ है 0.365 ग्राम, यानी कि 1/100, 36 ग्राम में 1 मोल होता है, तो कितना मोल हो गया 0.01 मोल, 0.01 मोल आ गया। और 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml में 1 लीटर होता है, ये 100 दिया हुआ है, 1/10 यानी कि 0.1 दिया हुआ है वॉल्यूम। तो हम लोग क्या होता है नंबर मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल कितना आया 0.01 और वॉल्यूम कितना आया 0.1 लीटर। इसमें अपने एक्स्ट्रा 0 बिठा दें और ये पॉइंट को हटा दें, तो 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 भी बोल लिख सकते हैं, 0.1 मोलर हो गया, तो ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज।
चलिए कार्बन कितना दिया हुआ है 24। हम जानते हैं कि कार्बन एक कार्बन क्या होता है 12 होता है। यहाँ पे कार्बन कितना दिया हुआ है 24। तो कार्बन एक कार्बन कितना होता है 12, लेकिन यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यानी कि इसमें 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हुए। सिमिलरली देखते हैं हाइड्रोजन 4 ग्राम है, तो एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया, यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होगा, है ना, तभी तो 4 होगा, 4 हाइड्रोजन होगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन 32, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 32, तो यानी कि 2 ऑक्सीजन होगा तभी तो 32 होगा। तो हम क्या देखें कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो CH2O का होल 2 ये भी लिख सकते हैं, तो CH2O, तो ये विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इज। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3 हो गया, चलिए निकालते हैं, ये अमोनिया हो गया NH3 अमोनिया। तो हम इसका मोलर मास निकालते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और हाइड्रोजन का 3 हो गया, कितना हो गया टोटल 17 ग्राम। हमको दिया हुआ 34 ग्राम, इसका मतलब अमोनिया कितना दिया हुआ है, देखो 17 ग्राम ग्राम बराबर 1 मोल आ रहा है ना, मोलर मास से यही पता चलता है कि 1 मोल का मास कितना है, तो ये कितना दे रहा है 17 ग्राम, लेकिन हमको दिया हुआ पूछ रहा है 34 ग्राम कितना मोल होगा, तो 2 गुना है तो 2 मोल होगा, सिंपल है ना, तो ये हो जाएगा 2 मोल होगा। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बताइए मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 1 होता है, मोलिकुलर वेट 1 होता है, और 4 मोल्स का कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ग्राम होना चाहिए, लेकिन आंसर में 8 दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, 8 होगा, इसको हम देखते हैं 8 क्यों होगा, 4 लग रहा है मेरे अनुसार, तो 4 होगा। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इच, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इच। चलिए फटाफट करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, लेकिन हमको दिया हुआ है 12 ग्राम, यहाँ दिया हुआ है 6 ग्राम, यानी कि मोल कितना हो रहा है हाफ हो रहा है, तो हमको कितना बोल रहा है कि 0.5 मोल, 0.5 मोल बताइए। देखिए फिर से समझते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 55 को, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इच। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 कार्बन इक्वल टू 1 मोल। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 ग्राम कार्बन कितना होगा, 6 ग्राम ऑफ कार्बन कई मोल होगा, तो क्या हो रहा है हाफ कर रहा है, तो हमको भी हाफ कर देंगे, तो 1/2 मोल होगा, है ना, 1/2 मोल होगा, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आई, तो नाइट्रोजन का होता है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इज। हम लोगों ने देखे हैं कि 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर याद करिए, लेकिन कुछ होता है कि जो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटलेस होते हैं, उस लीटर में आते हैं, ये कुछ में आते हैं, जैसे गैस हो गया लिक्विड हो गया, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लीटर बनाया गया है। तो उसी तरह STP पे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल बराबर, खाली नंबर ही नहीं याद करना है, लीटर भी रहता है, तो 1 मोल बराबर 22.4। कभी पूछ सकता है कि हाफ मोल में कितना लीटर होगा, तो हाफ कर दीजिएगा, जैसे 11.2 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 मोल में पूछा है तो 22.4 लीटर हो जाएगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सारे को हल करना पड़ेगा। आप इसमें चारों को अलग अलग से निकालना होगा वॉल्यूम, जैसे SO2 करके दिखाते हैं, समझा देते हैं कैसे होगा। सो जैसे SO2 है, तो SO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं, तो SO2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, सल्फर का 32 हो गया और ऑक्सीजन का भी 32 हो गया, कितना हो गया 64, यानी कि 64 ग्राम में कितना होगा 1 मोल होगा, लेकिन हमको दिया हुआ 12.8 ग्राम, तो ये कितना मोल हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल पे एक डिफिनिट नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मोल होगा, तो इसमें से चारों में देखना होगा कि किसका मोल ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ 64 हुआ, इसको 12.8 से 64 में एक मोल हुआ, तो 12.8 में कितना मोल होगा, इस तरह से इसका मोल हो गया। इस तरह से सबका निकालना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को सिर्फ एक्चुअली डिजिट काउंट करना बोलता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इसमें बेसिकली खेला जीरो का ही है, जीरो को कब गिनना है कब नहीं गिनना है। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला केस होता है कि जीरो देखना है जब दशमलव नहीं है, खाली नंबर्स हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जीरोज के पहले या बाद में नन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, नन जीरो है, तो जीरो को काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं कि क्या है कि 300042 है, तो यहाँ पे जो 3 जीरो है इसके पहले और बाद में नन जीरो डिजिट है, तो इसलिए सारे डिजिट काउंट हो गए और इसमें कितना हो गया 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। दूसरा केस यहाँ है कि सपोज कर लो कि दशमलव भी नहीं है और जीरो है, सो घिरा हुआ नहीं है नन जीरो से, तो ये देखो चारों जीरो अलग दिख रहा है ना, तो इसमें ये 4 जीरो काउंट नहीं होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 19, तो मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा केस हो गया जीरो वाली, दशमलव वाली। अगर दशमलव के बाद 0000 है तो ये काउंट नहीं होते हैं और लास्ट का 2 डिजिट हुआ वही 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। चौथा केस हुआ कि अगर 0 दशमलव लगा हुआ है
और नन जीरो डिजिट है उसके बाद जीरो लगा हुआ है तो वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दशमलव के चलते अगर नन जीरो के बाद भी जीरो है तो उसको काउंट कर लेना। तो ये कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। इसी तरह से वर्मा टूडे में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए करके सॉल्व करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन पाई 3.14 में देखना। इसमें तो जीरो है ही नहीं तो सारे काउंट कर देना। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाउ मैनी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260, तो 1260 में हम देखें तो ये इसमें दशमलव का लफड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो है जो बाउंडेड नहीं है, नहीं काउंट होगा। तो ये सिर्फ 3 काउंट होगा। कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। द साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है कि 0 पॉइंट, इसका तो 3 हो गया, 0.00016। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 61 देखें, 16/10⁵ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 10⁻⁵ ये भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे अगर दशमलव लगा दें 1.6 × 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। एक जीरो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर है 0.0052 में। तो ये जो जीरो के बाद नन डिजिट है तो ये काउंट नहीं होगा और लास्ट का 52 काउंट होगा। इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखते हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द केमिकल एनालिसिस गिव्स कार्बन 38% एंड हाइड्रोजन दिस द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वुड बी। तो इसको हीट एंड ट्रायल से ही करना होगा, नहीं तो इसमें दिक्कत आ जा रहा है क्योंकि ऐसा नंबर दे दिया है जो इजीली कैलकुलेट हो नहीं रहा है। तो हमें ऑप्शन देख के ही कर रहे हैं कि ये CH3O का ही ले लेते हैं, CH3O ले रहे हैं। तो इसमें इसका मोलर मास देखते हैं तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, सारे को जोड़ देंगे तो 16 और 15 31 हो गया। कितना हो जाएगा, 31 मोलिकुलर वेट हो गया। अगर हम कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, 12/31 गुना 100। देखिए कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो 38.71 आ जाएगा, आ जाता है। तो आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कार्बन का ही सब कार्बन का ही मतलब रैंडमली चेक कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है, सारे में CH3O है, CH2O है, तो इसमें खाली हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो रहा है। तो हाइड्रोजन 1 2 बढ़ते जाइएगा, जिसमें हाइड्रोजन CHO है तो क्या हो जाएगा, CH को आप कर लीजिए और हाइड्रोजन का 1 है, इसमें 4 है, 3 है, 2 है, तो उसको एड करके इस तरह से सिर्फ कार्बन परसेंटेज चेक कर लीजिए, जिसमें 38.7 आ जाएगा वो आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम, व्हिच 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं अगर हम निकाल लें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 ग्राम बराबर 1 मोल होगा। और 1 मोल में कितना एटम होता है आप जान रहे हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो किससे सिमिलर होगा, जैसे कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है। और सॉरी मैग्नीशियम का 24 होता है एक्चुअली। तो ये 24 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, ये 1/2 मोल हो जाएगा, 1/2 यानी कि एवोगैड्रो का हाफ हो जाएगा। तो इसमें देखिए कार्बन का कितना हुआ है, कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12 यानी कि ये कितना है, 1 मोल। कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम का कितना होता है 40, तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम यानी कि ये हाफ मोल दिया हुआ है, 1/2 मोल। तो क्या हो गया कि कैल्शियम से बराबर है। इसको देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम डी में है 1 मोल है, कार्बन सी में कितना हो जा रहा है, 2 मोल हो जा रहा है। तो हमको देखना है 0.5 मोल क्या है, तो 0.5 मोल क्या आ रहा है, ये बी नंबर से आ रहा है।